स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल लक्ष्य तक पर। आज हम यूपी टेट में पढ़ने वाले हैं सीडीपी। अगर आप तैयारी कर रहे हैं पेपर 1 या पेपर 2 की, तो यह क्लास आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला होगी। 50 प्रश्न इस क्लास में होंगे। एक प्रश्न एमसीक्यू, उसके बाद 2 प्रश्न वन लाइनर होंगे। इसी फॉर्मेट को आज हम इस क्लास में रखने वाले हैं। चलिए लेट ना करते हुए क्लास को शुरू करेंगे और निवेदन बस इतना करेंगे कि पूरी क्लास को आप लोग जरूर देखिएगा। ये रहा आज की क्लास का पहला प्रश्न। थोड़ा सा बड़ा है इसलिए छोटा कर दे रहे हैं। चलिए देखिए प्रश्न क्या कह रहा है। जीन पियाजे के अनुसार निम्न में से कौन सी विशेषता पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की प्रमुख पहचान है। संरक्षण की समझ, प्रतिवर्ती चिंतन, आत्म केंद्रीयता या अमूर्त तर्क। फटाक से पहले प्रश्न का उत्तर देना स्टार्ट करिए। चले, अगर बात जीन पियाजे की जाएगी तो जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था। इसको आप जानते रहेंगे। और बात अगर इस प्रश्न के उत्तर की जाएगी तो आत्म केंद्रीयता हो जाएगा। सी वाला ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक। चलिए वन लाइनर देखिए क्या कह रहा है प्रश्न में। निजी भाषण की अवधारणा किस मनोवैज्ञानिक से संबंधित है। अगर आपसे ये प्रश्न पूछा जाए तब आप क्या उत्तर बताएंगे। बिल्कुल वाइगोस्की। ठीक। वाइगोस्की। वाइगोस्की ने कौन सा सिद्धांत दिया था। सामाजिक विकास का सिद्धांत दिया था। ऐसा मत कहिएगा सामाजिक विकास का सिद्धांत बंडूरा ने दिया था। पूरा बताइएगा सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत दिए थे हमारे वाइगोस्की महोदय। अगर सिर्फ सामाजिक विकास का सिद्धांत पूछा जाए किसने दिया था तो बंडूरा साहब दिए थे। इसको आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट देखिए क्या प्रश्न कर रहा है। निकटस्थ विकास क्षेत्र जिसे आप जेडपीडी कहते हैं, इसे किसने दिया था। तो इसे भी देने वाले हमारे वाइकोस्की ही थे। इसको जानते रहिए। आपसे पूछा जा सकता है कि जेडपीडी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो जॉन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट यह होता है जेडपीडी का फुल फॉर्म। लिख लीजिए। चलिए नेक्स्ट चलिए देखते हैं प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है। कोहल वर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत में परंपरागत स्तर का प्रमुख आधार क्या है। यहाँ पर प्रश्न में भी एक प्रश्न है। प्रश्न अगर आपसे पूछा जाए कि नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया था तो आपको बता देना है कि कोहल वर्ग ने दिया था। ठीक। अब आपको ऑप्शन देखना पड़ेगा। दंड से बचना, सामाजिक स्वीकृति या आत्मसिद्धि या नैतिक सिद्धांत। फटाक से बता दीजिए कि नैतिक विकास सिद्धांत में परंपरागत स्तर का प्रमुख आधार क्या है। चलिए बिल्कुल आप हिंदी भी पढ़ रहे हैं चाहे सीडीपी पढ़ रहे हैं, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। चाहे पेपर 1 हो चाहे पेपर 2 हो। और डेली सुबह 10 बजे क्लासेज हो रही हैं। लाइव जुड़िए और एक भी दिन क्लास को मिस मत करिए। ठीक। चलिए बिल्कुल सही। यहाँ पर अगर बात की जाए उत्तर की तो सामाजिक स्वीकृति यानी कि बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए वन लाइनर क्या कर रहा है। बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत के प्रवर्तक कौन थे। तो बात अगर बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत की जाएगी तो स्पीयर मैन हो जाएंगे। इसको आप नोट करिए। ठीक। और लर्निंग बाय डूइंग अगर आपसे कहा जाए तो जॉन डेवी हो जाएंगे। इसको आप जानते रहिए। ठीक ना। बिल्कुल जॉन डेवी। लर्निंग बाय डूइंग करके सीखना किसने दिया था यह सिद्धांत। तो यह दिए थे जॉन डेवी। यहाँ से चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न देखिए क्या कर रहा है। इंपॉर्टेंट है यह और भी। गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार नृत्य और शारीरिक समन्वय किस बुद्धि से संबंधित है। ए ऑप्शन अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, बी ऑप्शन शारीरिक गतिशील बुद्धि और सी ऑप्शन तार्किक बुद्धि और डी ऑप्शन भाषिक बुद्धि। फटाक से प्रश्न संख्या 3 का उत्तर बता दीजिए कौन सा सही होगा। चलिए बिल्कुल अगर बात किया जाए इस प्रश्न के उत्तर की तो यहाँ पर शारीरिक गतिशील बुद्धि यानी कि हमारा बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या कर रहे हैं वन लाइनर। स्कैफोल्डिंग शब्द किससे जुड़ा है। अगर आपसे ये पूछा जाए तो आप क्या बताएंगे। बिल्कुल स्कैफोल्डिंग शब्द देने वाले थे वाइगोस्की महोदय। इनको जानते रहिए। ठीक। वाइगोस्की महोदय। चलिए अगला प्रश्न देखिए। किस मनोवैज्ञानिक ने अधिगम को व्यवहार परिवर्तन कहा था। तो यह कहने वाले मनोवैज्ञानिक थे स्किनर साहब। इसे भी आप लोग नोट करिए। और क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए।
और डेली जुड़िए हमारे साथ फ्री क्लासेज में, ठीक ना। चले अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा कारक सीखने को सबसे अधिक प्रभावित करता है? परिपक्वता होगा, प्रेरणा होगा, वातावरण या पूर्व अनुभव? फटाक से बताइए प्रश्न संख्या 4 का उत्तर। चलिए, निम्न में से कौन सा कारक सीखने को सबसे अधिक प्रभावित करता है? तो यहाँ पर सबसे अधिक जो प्रभावित करेगा वो करेगा पूर्व अनुभव, यानी कि डी वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, डी ऑप्शन सही करिए। आइए वन लाइनर देखते हैं क्या करा है। सार्थक अधिगम की अवधारणा किसने दी थी? यह प्रश्न का उत्तर बताइए। बिल्कुल, डेविड। नोट करिए डेविड। अब आगे बताइए, सार्थक अधिगम की अवधारणा किसने दी थी? तो डेविड आसुबेल। ठीक, डेविड आसुबेल, ये जानते रहिए। अगला प्रश्न की कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नता का अर्थ क्या है? अगर आपसे ये पूछा जाए तो छात्रों के बीच पाई जाने वाली विभिन्नता होता है। नोट करिए, छात्रों के बीच पाई जाने वाली विविधता को ही हम व्यक्तिगत विभिन्नता कहते हैं कक्षा में। ठीक, चले अगला वन लाइनर देखिए, अभी इसके बाद आएगा। चले प्रश्न संख्या 5। अभी तक आप लोग 4 प्रश्न एमसीक्यू और 8 प्रश्न वन लाइनर, टोटल 12 प्रश्न आप पढ़ चुके हैं। क्या लगता है अगर आप इस प्रकार से तैयारी करेंगे सिलेक्शन हो जाएगा, यानी अच्छे नंबर से पास हो जाएंगे कि नहीं? एक बार कमेंट करिए। ठीक, तब तक हम प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि थार्नडाइक के अनुसार अधिगम का मुख्य नियम कौन सा है? आपको पता होगा कि थार्नडाइक ने प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत दिया था कि नहीं? बिल्कुल दिया था। थार्नडाइक ने किस पर प्रयोग किया था? तो थार्नडाइक ने बिल्ली पर प्रयोग किया था। ये जानते रहिए। चले मुख्य नियम की बात किया जाए, तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम या उपरोक्त सभी? प्रश्न संख्या 5। चलिए जल्दी से बताइए कौन सा उत्तर होगा। तो यहाँ पर मुख्य नियमों में तीनों नियम आए थे, आपको पता होगा जो मुख्य नियम थे यही 3 थे। और गौण नियम जो था उसमें था क्या? 5 नियम था। गौण नियम में कितने थे? 5 नियम थे, ये आप जानते रहिए। यहाँ पर डी वाला ऑप्शन उपरोक्त सभी सही हो जाएगा। ठीक, वन लाइनर देखिए, यहाँ पर देखिए ये सिद्धांत किसने दिया था? तो थार्नडाइक दिया था, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, अभी मैंने जस्ट बताया था, नोट कर लीजिए। ठीक ना, बिल्कुल, थार्नडाइक, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत थार्नडाइक ने दिया था। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि अभिप्रेरणा का सबसे महत्वपूर्ण प्रकार कौन सा है? तो यहाँ पर आंतरिक अभिप्रेरणा सबसे महत्वपूर्ण होती है। नोट करिए, आंतरिक अभिप्रेरणा। ठीक, चले आंतरिक अभिप्रेरणा। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, वाइगोत्स्की के अनुसार सीखने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है? शिक्षक की, सामाजिक अंतःक्रिया की, पुस्तक की या अनुकरण की? चले वाइगोत्स्की के अनुसार सीखने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका, अगर कहीं पर भी वाइगोत्स्की का जिक्र किया जाए और आपको सामाजिक अंतःक्रिया मिल जाए तो तुरंत उत्तर यही मारिएगा, क्योंकि सामाजिक अंतःक्रिया शब्द देने वाले हमारे वाइगोत्स्की महोदय ही थे। और इनका सिद्धांत था सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत। ठीक, बी वाला ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि निकटस्थ विकास क्षेत्र का अर्थ क्या है? तो यहाँ पर बताइए क्या होगा। बिल्कुल, यहाँ तो बहुत ज़्यादा लिखना पड़ेगा भाई साहब, आप लिख लेंगे? बता दें, लिख लेंगे? चलिए, अगर बात निकटस्थ विकास क्षेत्र का अर्थ की जाएगी तो स्वतंत्र क्षमता और मार्गदर्शन से प्राप्त क्षमता का अंतर, यही होता है निकटस्थ विकास का क्षेत्र। अगला प्रश्न की सामाजिक निर्माणवाद किससे संबंधित है? तो यह संबंधित होगा वाइगोस्की महोदय से, इसको आप नोट कर लेंगे। ठीक, बिल्कुल। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, पियाजे के अनुसार संवेदी गति अवस्था की आयु सीमा क्या है? जन्म से 2 वर्ष, 2 से 7 वर्ष, 7 से 11 वर्ष या 11 से 15 वर्ष? फटाक से बताइए कौन सा होगा। पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास में 4 चरणों का उल्लेख किया था। संवेदी गतिक जो अवस्था है यह हमारे पियाजे की सिद्धांत में पहली अवस्था थी जिसकी उम्र होगी जन्म से 2 वर्ष तक। ठीक, तो यहाँ पर ए वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलिए
अगला प्रश्न देखिए, वस्तु स्थायित्व किस अवस्था में आता है? अगर आपसे ये प्रश्न पूछा जाए तो आप उत्तर बताइएगा संवेदी। अभी जो अवस्था हमने पढ़ा है इसी में आता है, ठीक है। संवेदी गति अवस्था, इसकी उम्र कितनी होती है? जन्म से 2 वर्ष तक। ठीक, लिख लीजिए, जन्म से 2 वर्ष इसकी उम्र होती है। अगला प्रश्न ये कह रहा है कि औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था की शुरुआत कब होती है? तो इसकी शुरुआत 11 वर्ष के ऊपर स्टार्ट हो जाती है, 11 वर्ष से स्टार्ट हो जाती है। ठीक, इसे भी जानते रहिए और चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलेंगे, देखेंगे क्या कह रहा है अगला प्रश्न। कहा जा रहा है कि स्किनर का अधिगम सिद्धांत किस पर आधारित है? शास्त्रीय अनुबंधन पर, प्रचालन अनुबंधन पर, अंतर्दृष्टि पर या संज्ञान पर? बताइए, प्रश्न संख्या 8 का उत्तर क्या होगा? चलिए, स्किनर जो सिद्धांत दिए थे आपको पता होगा, इन्होंने चूहे पर प्रयोग किया था और इस प्रश्न के उत्तर की अगर बात किया जाए तो प्रचालन अनुबंधन यानी कि बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। वन लाइनर देखिए, सकारात्मक पुनर्बलन क्या है? अगर आपसे ये पूछा जाए तो नोट करिए, सकारात्मक परिणाम देकर व्यवहार को मजबूत करना ही सकारात्मक पुनर्बलन कहलाता है। फिर से सुनिए, क्या है? सकारात्मक परिणाम देखकर व्यवहार को मजबूत करना। आप लोग खुद लिखिए, ठीक है, बड़ा ज़्यादा है। अगला प्रश्न की बात किया जाए तो कह रहा है स्किनर बॉक्स किससे संबंधित था? तो बिल्कुल प्रचालन अनुबंधन का प्रयोग से। बिल्कुल नोट करिए, स्किनर बॉक्स जो था प्रचालन अनुबंधन बिल्कुल का प्रयोग, इससे यह संबंधित था, इसे आप जानते रहिएगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। देखिए, जो ज़्यादा बड़ा उत्तर लिखने वाला है ना, उसको इसलिए नहीं लिख रहे हैं ताकि समय बच जाए। हम आपको बोल दे रहे हैं, आप सुनकर याद कर लीजिए, नहीं तो लिख लीजिए। ठीक, तो चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहा है कि निम्न में से कौन सा रचनावादी शिक्षण का सिद्धांत है? ए ऑप्शन कह रहा है कि शिक्षक केंद्रित शिक्षण, बी ऑप्शन छात्र सक्रिय भूमिका निभाता है और सी ऑप्शन रटने पर बल और डी ऑप्शन केवल व्याख्यान विधि। तो हमने सी और डी पहले से ही काट दिया क्योंकि रटना कभी भी सही नहीं होगा और व्याख्यान सिर्फ बात किया जाए जहाँ पर वो भी कभी हमारा सही नहीं होता। ठीक, तो यहाँ पर उत्तर जो होगा छात्र सक्रिय भूमिका निभाता है यानी कि बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक, चलें आगे। चलिए नेक्स्ट देखिए, निर्माणवाद किस सिद्धांत से जुड़ा है आपको ये बताना है और रचनावादी कक्षा की एक विशेषता भी आपको लिखनी है। चलिए, ठीक ठीक, चलिए। अगर बात किया जाए किस सिद्धांत से जुड़ा है यहाँ पर निर्माणवाद, तो आपको पता होगा कि पियाजे और वाइगोस्की के सिद्धांत से यह सिद्धांत जुड़ा था। पियाजे लिख लीजिए, पियाजे और वाइगोस्की, इन्हीं के सिद्धांत से निर्माणवाद जुड़ा है। रचनावादी कक्षा की एक विशेषता अगर आपसे पूछा जाए तो रचनावादी कक्षा में छात्र सक्रिय रूप से ज्ञान का निर्माण करता है। क्या? सक्रिय रूप से ज्ञान का निर्माण करता है छात्र, सक्रिय रूप से ज्ञान का निर्माण। ठीक, ज्ञान का निर्माण लिख लीजिएगा पूरा एकदम। छात्र सक्रिय रूप से ज्ञान का निर्माण करता है, यही एक विशेषता होगा। नेक्स्ट पर चलिए देखते हैं क्या प्रश्न में पूछा जा रहा है। निम्न में से कौन सा संज्ञानात्मक विकास से संबंधित है? स्मृति है, सोच है, समस्या समाधान है या उपरोक्त सभी है? चलिए, संज्ञानात्मक विकास से संबंधित क्या है? प्रश्न संख्या 10। तो यहाँ पर उत्तर काफ़ी लोग डी बता रहे हैं, कुछ लोग बी भी बता रहे हैं सिर्फ। देखिए, अगर बात संज्ञानात्मक विकास से की जाएगी तो स्मृति होगा, सोच होगा, समस्या समाधान, यानी कि उपरोक्त सभी डी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक, वन लाइनर लाइनर देखिए, मेटाकॉग्निशन का अर्थ क्या है? अगर आपसे ये पूछा जाए तो लिख लीजिए, अपने सोचने की प्रक्रिया के बारे में सोचना, इसे हम मेटाकॉग्निशन कहते हैं। संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत किसने दिया? अभी जस्ट मैंने इसका अभी ऊपर वर्णन हुआ था ना, बिल्कुल पियाजे ने दिया था, इसको नोट करिए, पियाजे ने। ठीक,
चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या कर रहा है। कक्षा में धीमे सीखने वाले बच्चे के लिए सबसे उपयुक्त उपाय क्या है? दंड देना। अगर बालक धीरे सीख रहा है तो क्या आप दंड देंगे तो बालक सीख जाएगा? बिल्कुल नहीं होगा। अतिरिक्त अभ्यास देना, यह हो सकता है। उपेक्षा करना कभी नहीं, और तुलना तो किसी भी प्रकार से करेंगे नहीं आप। ठीक, तो यहाँ पर आप बालक को अतिरिक्त गृह कार्य दे सकते हैं ताकि बालक और मेहनत करे और आसानी से सीख ले। वैसे तो बालक को अतिरिक्त गृह कार्य भी आप नहीं दे सकते, लेकिन यहाँ पर प्रश्न के अकॉर्डिंग देखा जाए तो डी, सी और ए तीनों गलत थे, इसलिए हमें बी थोड़ा सा सही लगा, इसलिए इसे टिक करना पड़ेगा। ठीक, चले बी वाला ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्या कर रहा है प्रश्न हमारा। धीमी गति से सीखने वाले बच्चों की आईक्यू सीमा क्या मानी जाती है? तो लगभग मानी जाएगी, कितना बताइए? लगभग मानेंगे। ठीक, लगभग 70 से 85 के बीच में मानी जाती है। इतना आप जानते रहिए। अगला प्रश्न कह रहा है कि उपचारात्मक शिक्षण क्या है? तो सीखने की कठिनाइयों को दूर करने वाला शिक्षण ही उपचारात्मक शिक्षण कहलाता है। क्या? सीखने की कठिनाई को दूर करने वाला शिक्षण, उसे ही उपचारात्मक शिक्षण कहेंगे। नोट कर लीजिए। चले नेक्स्ट प्रश्न पर चलेंगे, और प्रश्न संख्या 12 देखिए। कहा जा रहा है कि समावेशी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? अलग स्कूल बनाना, सभी बच्चों को साथ पढ़ाना, विशेष बच्चों को अलग करना, या प्रतियोगिता बढ़ाना। समावेशी शिक्षा, देखिए समावेशी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य यही है कि सभी बच्चों को समान रूप से व्यवस्था दी जाए और एक ही क्लास में पढ़ाया जाए। ठीक, ऐसा नहीं कि कोई बालक कमजोर है तो उसे अलग कर दिया जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर क्लास 1 का बालक है, उसके अंदर कितनी भी कमियां हैं, हमें एक ही छत के नीचे पढ़ाना पड़ेगा। ठीक, इस प्रकार का ऑप्शन कहाँ पर है बताइए? प्रश्न संख्या 12 का उत्तर बिल्कुल सभी बच्चों को एक साथ पढ़ाना, यही हमारा उत्तर बी वाला सही हो जाएगा। ठीक, चलें आगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है। देखिए परीक्षा हो या ना हो, पढ़ना तो पड़ेगा ना भाई साहब। परीक्षा के चक्कर में क्यों पढ़े? हम कहते हैं परीक्षा होगी ही नहीं, पढ़ेंगे नहीं आप? बताइए। अगर आपने बीएड बीटीसी कर लिया तो पढ़ाई तो करना पड़ेगा भाई साहब, परीक्षा होगी, टेंशन मत लीजिए। ठीक है, चलिए प्रश्न देखिए, समावेशी शिक्षा किसके लिए है? अगर आपसे ये प्रश्न पूछा जाए तो सभी बच्चों के लिए, सभी बच्चों के लिए। नोट करिएगा। ठीक, सभी बच्चों के लिए। चलिए सभी बच्चों के लिए। अगर आपसे पूछा जाए आरटीई एक्ट किस वर्ष लागू हुआ, तो यह लागू हुआ था 2010 से। ठीक, 2010 से लागू हुआ था, 2009 में बना था। अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है। बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत किसने दिया? थर्स्टन ने, गिलफोर्ड ने, स्पीयरमैन ने, या बिने ने? बताइए। बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत, प्रश्न संख्या 13। तो यहाँ पर गिलफोर्ड ने दिया था, बिल्कुल गिलफोर्ड। स्पीयर ने द्विकारक सिद्धांत दिया था ना, बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत। बिने ने सबसे पहले प्रयोग किया था बुद्धि पर, आप जानते होंगे। चले अगला प्रश्न देखिए, आईक्यू की गणना किसने दी थी? अगर आपसे ये पूछा जाए तब आप क्या बताएंगे? चलिए बिल्कुल, यहाँ पर गिलफोर्ड हो जाएंगे। गणना किसने दी थी? गिलफोर्ड। मानसिक आयु की अवधारणा किसने दिया था? सबसे पहले तो किससे जुड़ा है? तो बिने से जुड़ा है, ये आप जानते होंगे। किस सन में इन्होंने यह अवधारणा दिया था? एक बार कमेंट करिए, क्योंकि यह प्रश्न हमने आपको करा दिया है पहले। ठीक, चलिए कक्षा में प्रेरणा बढ़ाने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? ए ऑप्शन, दंड देना, बिल्कुल नहीं। प्रतियोगिता कराना, बिल्कुल नहीं। सकारात्मक वातावरण बनाना, हो सकता है। उपेक्षा करना, बिल्कुल नहीं। ये थोड़ा सा पेडागोजिकल प्रश्न है, आप पढ़ते हुए उत्तर निकाल सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर जो होगा, सी वाला ऑप्शन बेस्ट हो जाएगा। ठीक, क्लास अच्छी लग रही है तो एक बार लाइक ज़रूर करिए, और चैनल को भी सब्सक्राइब करिए भाई साहब, क्योंकि आपके लिए डेली मेहनत की जा रही है इसी प्रकार से। ठीक, प्रश्न देखते हैं अगला। वन लाइनर क्या कह रहा है? आंतरिक प्रेरणा का एक उदाहरण लिखिए। तो क्या लिखेंगे बताइए? सीखने में स्वयं की रुचि। ठीक, स्वयं की रुचि, यही हो जाएगा हमारा आंतरिक प्रेरणा। बाह्य प्रेरणा क्या है? अगर ये पूछा जाए तो जैसे इनाम हो जाएगा। ठीक,
इनाम को बाह्य प्रेरणा के अंतर्गत मानते हैं ना, इनाम या दंड। इनाम लिखिए सिर्फ, ठीक, इनाम। ये जानते रहिए। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 15। क्या कह रहा है? कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा व्यक्तिगत विभिन्नता का उदाहरण है? रुचि, बुद्धि, व्यक्तित्व या उपरोक्त सभी। आपको पता होना चाहिए व्यक्तिगत विभिन्नता सभी प्रकार से यहाँ पर होगा। उपरोक्त सभी, डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, डी ऑप्शन सही कर लीजिए। चलें, अभी तक आज की क्लास में 15 प्रश्न एमसीक्यू और 30 प्रश्न जो है क्या, बिल्कुल वन लाइनर, कुल मिलाकर 45 प्रश्न प्रोवाइड कर दिए गए हैं। तो बताइए क्लास कैसी लग रही है? क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक जरूर करिएगा, ठीक ना। चलिए, वन लाइनर देखते हैं क्या करा है। व्यक्तिगत विभिन्नता का मुख्य कारण क्या है? तो ये कारण क्या होगा? वंशानुक्रम एवं वातावरण दोनों हो सकता है। वंशानुक्रम, ठीक, वंशानुक्रम, वातावरण, नोट करिएगा, वातावरण। ठीक, अगला प्रश्न देखिए, शिक्षक को व्यक्तिगत विभिन्नता के प्रति क्या करना चाहिए? आपको पता होगा व्यक्तिगत विभिन्नताओं के अनुसार शिक्षण कार्य करना चाहिए। क्या करना चाहिए? शिक्षण कार्य करना चाहिए। ठीक, बिल्कुल, नोट करिए, शिक्षक को व्यक्तिगत विभिन्नता के प्रति क्या करना चाहिए? शिक्षण कार्य करना चाहिए। जिस प्रकार से व्यक्तिगत विभिन्नता है क्लास में, उसी प्रकार से हमें शिक्षण कार्य करना चाहिए ताकि सभी बालक देखकर सीख सकें। चलिए, आगे आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या कर रहा है। अंतर्दृष्टि अधिगम का सिद्धांत किसने दिया था? तो ये सिद्धांत दिए थे कोहलर साहब। इन्होंने चिंपैंजी पर प्रयोग किया जिसका नाम वन मानुस था। ठीक, चलिए, प्रश्न वन लाइनर भी आ गया कि कोहलर का प्रयोग किस जानवर पर था? तो चिंपैंजी कहेंगे। क्या? चिंपैंजी, बिल्कुल। चलिए, चिंपैंजी हो जाएगा। और इसका नाम अगर आपसे पूछा जाए तो इसका नाम था सुल्तान। कहीं कहीं पर वन मानुस भी इसे कहा जाता है, नोट करेंगे, वन मानुस भी होता है। ठीक, अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि अंतर्दृष्टि अधिगम किस प्रकार का अधिगम है? अगर आपसे ये प्रश्न पूछा जाए तो अचानक समाधान का बोध होना। ठीक, अचानक, यहाँ पर इसका उत्तर लिखिए, अचानक। चलिए, लिखने में थोड़ा सा समय लगता है इसलिए हम नहीं लिखते बड़ा वाला उत्तर, ठीक है। अचानक समाधान, अचानक समाधान में, एक मिनट यार, यहाँ से थोड़ा सा लिखने में दिक्कत हो जा रहा है। अचानक समाधान का बोध होना। चलिए, ठीक, अचानक समाधान का बोध होना, इसे नोट कर लीजिए। आगे आइए, प्रश्न संख्या 17 देखिए। कहा जा रहा है कि पावलोव का सिद्धांत किस प्रकार के अधिगम से संबंधित था? शास्त्रीय अनुबंधन, प्रचालन अनुबंधन या अंतर्दृष्टि या सामाजिक अधिगम। सामाजिक अधिगम किसने दिया था? बंडूरा ने। अंतर्दृष्टि कोहलर ने। अब यहाँ पर दोनों काटिए, सी और डी कट जाएगा, ए और बी बच गया। उत्तर बताइए कौन सा होगा? 17 वाला। चलिए, बिल्कुल, यहाँ पर पावलोव ने शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत दिया था और इनका प्रयोग जो था वो था कुत्ते पर। ठीक, चलिए, वन लाइनर देखिए, पावलोव का प्रयोग किस पर था? तो डॉग पर था ना, कुत्ते पर, नोट करिए। बिल्कुल, चलिए भाई साहब, हिंदी पढ़ रहे हैं तो हिंदी में लिख दे रहे हैं। चलिए, कुत्ते लिख लीजिए। और शर्तबद्ध उद्दीपन का अर्थ क्या है? अगर आपसे ये पूछा जाए तो लिख लीजिए आप खुद। सीखने के बाद प्रतिक्रिया उत्पन्न करने वाला उद्दीपन। क्या? सीखने के बाद प्रतिक्रिया उत्पन्न करने वाला उद्दीपन। नोट कर लिए। तो आगे बढ़िए, अगला प्रश्न देखते हैं। कहा जा रहा है कि बंडूरा के अनुसार अधिगम का मुख्य आधार क्या है? अनुकरण है, पुनर्बलन है, अंतर्दृष्टि है या अभ्यास है? बताइए, प्रश्न संख्या 18। चलिए, बिल्कुल, अगर बात किया जाए इसके उत्तर की तो अनुकरण हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। वन लाइनर देखिए क्या करा है। सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसने दिया? अभी मैंने जस्ट बताया कि बंडूरा साहब ने दिया था। और मॉडलिंग का अर्थ क्या है? अगर आपसे ये पूछा जाए तो अनुकरण, अनुकरण द्वारा सीखना। ठीक, अनुकरण द्वारा सीखना, ये हो जाएगा मॉडलिंग का अर्थ। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। कहा जा रहा है कि कक्षा में सृजनात्मकता विकसित करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है?
रटाना होगा? बिल्कुल नहीं। खुले प्रश्न देना होगा, दंड देना नहीं होगा, केवल नोट्स देना नहीं होगा। यहाँ पर बी वाला ऑप्शन सही होगा। ये तो पेडागोजी का प्रश्न था। पेडागोजी तो हम हवा में सॉल्व कर देते हैं भाई साहब, क्योंकि सीटेट हमने अच्छे तरीके से आपको कराया था। चलें, अगला प्रश्न देखिए और आज की क्लास का आखिरी प्रश्न है हमारा, सृजनात्मकता का एक लक्षण लिखिए। तो सृजनात्मकता का एक लक्षण जो होगा मौलिकता हो जाएगा। ठीक, ये होता है सृजनात्मकता का एक लक्षण। तो आज की क्लास में इतने ही प्रश्न थे। क्लास कैसी लगी जरूर बताइएगा, और आज की क्लास में कितने प्रश्न आपके सही हुए इसको भी आप लोग बताइए। काफ़ी लोग हैं जो बताते नहीं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए भाई साहब। हमें भी तो पता चलना चाहिए कि आपको कितना आ रहा है कितना नहीं आ रहा है। ठीक, तो चलिए क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर क्लास अच्छी लगी तो लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, और आप अपने लक्ष्य पर पहुंचने के लिए हमारे लक्ष्य तक से जुड़िए और लक्ष्य को प्राप्त करिए। ठीक, चलिए क्लास को समाप्त करते हैं। कल फिर मिलेंगे एक नए क्लास के साथ। तब तक के लिए पढ़ाई जारी रखिए। धन्यवाद।